प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम। नई दुनिया अमेरिका को दिया गया नया नाम था। 1492 ईस्वी में कोलंबस ने इसकी खोज की थी और 7वीं शताब्दी के आरंभ में अंग्रेज अमेरिका जाकर के बसने लगे। इनमें कुछ धार्मिक कारण भी थे, कुछ यूरोप के अंदर होने वाले युद्धों की अशांति भी थी और कुछ को दंडित भी कर दिया गया था। सबसे ज़्यादा ऐसे ही लोग वहाँ पर जाकर के बसे थे। इसलिए यूरोपीय देशों के जो लोग गए अमेरिका में, उसके धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारण थे और इसी वजह से वो वहाँ पर बसने के लिए प्रेरित हुए। वहाँ जाकर के उन्होंने 13 उपनिवेश बसाए, 13 कॉलोनियाँ थी वहाँ पर और इनमें 90% जनसंख्या थी वो अंग्रेजी थी। ये भी कहा जाता है कि जब ये यूरोप के लोग वहाँ पर गए तो वहाँ की मूल जातियों का सर्वनाश कर दिया और जब सर्वनाश कर दिया तो विशेष करके यूरोपीय देशों के लोग ही वहाँ पर थे और इनमें भी सबसे ज़्यादा इंग्लैंड के लोग वहाँ पर थे। इन बस्तियों के साथ इंग्लैंड के संबंध सिद्धांत रूप से व्यापारिक थे, वाणिज्यवादी संबंध थे। ये धीरे धीरे जो ये कॉलोनियाँ थी, ये उपनिवेश बने, ये मातृ देश के लाभ के लिए ही होते थे। मातृ देश मतलब जिस राष्ट्र का जो कॉलोनी उपनिवेश है तो वो उसी देश के लिए, लाभ के लिए होते थे। ये नहीं कि उनके कल्याण के लिए लोग गए थे। इसी भावना के अंतर्गत उपनिवेशों की जो समस्त आर्थिक गतिविधियां थी वो भी मातृ देश के द्वारा ही नियंत्रित होती थी। इन आर्थिक नियंत्रणों की शुरुआत हुई थी 1624 में, जब इंग्लैंड की सरकार ने वर्जीनिया के तंबाकू के निर्यात के लिए सभी विदेशी जहाज़ों को प्रतिबंधित कर दिया। कहने का मतलब यह था कि अगर तंबाकू का व्यापार करेगा तो केवल इंग्लैंड करेगा, इंग्लैंड के अलावा और कोई, वरना अब तक स्वतंत्र व्यापार होता था। या इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि कोई भी देश का जहाज वहां पर जाकर के तंबाकू खरीद या बेच सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। 1651 में स्थिति और दूसरी आई और एक नेविगेशन एक्ट बना। इसमें यह था कि जो तमाम अमेरिकी बस्तियां थी उनका आयात व निर्यात दोनों ही इंग्लैंड द्वारा केंद्रित कर दिए गए, नियंत्रित कर दिए गए। इससे इंग्लैंड के पोत निर्माण उद्योग को लाभ पहुंचा। 1673 ईस्वी में अमेरिकी बस्तियों के पारस्परिक व्यापार को विदेशी व्यापार मानकर सीमा शुल्क लगा दिया गया। 1732 में एक कानून द्वारा अमेरिका ने तांबा गलाने व फर की टोपियां बनाने पर रोक लगाई गई थी, तो 1750 की आयरन एक्ट बना करके लोहा उद्योग को बंद कर दिया गया। इन तमाम जो ये उद्योग बंद किए जा रहे थे, या फिर बाद में ये कहिए कि यहाँ पर जो भी आर्थिक नियंत्रण से संबंधित कानून बनाए जा रहे थे, उनमें एक ही बात प्रमुख थी कि मातृ देश को किसी भी तरह से लाभ होना चाहिए। उपनिवेशों को फायदा हो रहा है इसमें या घाटा हो रहा है, इसका कोई लेना देना नहीं था किसी को। मामला ये हुआ कि धीरे धीरे उपनिवेश मातृ देश की जो ये कारगुजारी थी उनको समझने लगे। तो वहाँ पर एक नई चीज़ चली कि इनके द्वारा जब नियंत्रित कर दिया गया तो तस्करी विकसित हुई और तस्करी के द्वारा व्यापार होने लगा। जब इंग्लैंड में ग्रीनविले की सरकार बनी और जॉर्ज तृतीय ने राष्ट्रीय नीति के निर्देशन का प्रयास किया तो इन कानूनों को कठोरता से लागू करने का प्रयास किया गया। अब तक जितने भी कानून थे बना तो दिए गए, लेकिन उनको कठोरता से लागू करना जरूरी नहीं समझा। लेकिन कहते हैं कि जब ग्रीनविले ने अमेरिका से आने वाली डाकों को पढ़ना शुरू कर दिया और जॉर्ज तृतीय ने अपना स्टैंड स्थापित करने की कोशिश की तो नियमों को कठोरता से लागू करने का प्रयास किया गया और इसका सीधा सा परिणाम था कि अमेरिका में क्रांति हो गई। जब सप्तवर्षीय युद्ध हुआ, यानी फ्रांस और इंग्लैंड के बीच, इसमें फ्रांस की पराजय हुई। इसके बाद कनाडा पर इंग्लैंड का अधिकार हो गया। अब फ्रांस के आक्रमण का भय समाप्त हो गया और इंग्लैंड ने में सप्तवर्षीय युद्ध के बाद सोचा कि उपनिवेशों पर जितना व्यय किया जा रहा है उतनी आय नहीं हो रही, जबकि व्यय है उससे ज़्यादा आय होने वाली चाहिए।
जॉर्ज थर्टी ने प्रयास किया कि हर विभाग में कुशलता आए और उपनिवेश अपना आनुपातिक व्यय वहन करे। 1763 में ग्रीनवेले ने प्रयास किया कि जहाजराजी कानूनों को कठोरता से लागू किया जाए तथा तस्करी को रोका भी जाए। तो कहने का मतलब है कि जब इन नियमों को कठोरता से लागू किया जाने लगा तो चीज़ें महंगी भी होंगी, तस्करों को भी नुकसान होगा। तो जब कठोरता लागू की गई तो उपनिवेश की जनता है वो थोड़ी सी नाराज होने लगी। उपनिवेशों पर कुछ प्रत्यक्ष कर भी लगाए गए और समस्त राजस्व के उपनिवेशों का सुरक्षा व्यय पूरा किया। उन सुरक्षा का जो भार था वो मात्र देश पर था, इसलिए जो भी व्यय हो रहा था वो उपनिवेश से ही निकाला जा रहा था। इस संदर्भ में ग्रीनवेले ने कहा कि हमारा खर्चा ज़्यादा हो रहा है, इसलिए कुछ टैक्सेज लगाए गए। मोलेसेज एक्ट, स्टाम्प एक्ट, करेंसी एक्ट, क्वार्टिंग एक्ट। मोलेसेज एक्ट 1764 में सीरा, रम और चीनी इस पर सीमा शुल्क बढ़ाया गया। सीमा शुल्क को कठोरता से वसूल करने का आदेश भी दिया गया। तो इसके प्रति उपनिवेशवासियों में काफ़ी रोष हो गया। स्टाम्प एक्ट ये था कि समस्त कानूनी जो दस्तावेज हैं जिसमें मदिरा के लाइसेंस लेना, पत्र पत्रिकाओं के आदि पर न्यूनतम 2 पेंस की दर से कर लगा दिया गया और अधिकतम जो कर था वो 6 पाउंड कर दिया गया। प्रति व्यक्ति आर्थिक बोझ तो इस कानून से नहीं पड़ता था, किंतु जनता ने इसका सैद्धांतिक आधार पर तीव्र विरोध कर दिया और यह आवाज़ उठी कि बिना प्रतिनिधित्व कोई कर नहीं, अर्थात ब्रिटिश संसद जिसमें अमेरिकी बस्तियों का कोई प्रतिनिधि नहीं है वो अमेरिका पर कर कैसे लगाएंगे। इसलिए ये जो नारा था ये बड़ा पॉपुलर हुआ और अमेरिका के अंदर बिना प्रतिनिधित्व कोई कर नहीं, ये नारा खूब गुंजायमान हुआ। स्टाम्प एक्ट के विरोध में 1765 में अमेरिका के 9 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने एक स्टाम्प एक्ट कांग्रेस की स्थापना की। यह अनेक कारणों में महत्वपूर्ण थी। पहला था कि उपनिवेशवासियों ने पहली बार अंतर महाद्वीपीय सभा का आयोजन किया गया। वैसे हिंदुस्तान में कांग्रेस की स्थापना हुई थी ना, वैसे ही इसने औपनिवेशिक एकता को प्रोत्साहित किया। सारे एक हुए और एक समझौते की बात की। बिना प्रतिनिधित्व कर लगाने के विरुद्ध तर्क भी प्रस्तुत की। ये भी कहा गया कि भाई ये हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है वहाँ की संसद में, तो वो हमारे पर कर क्यों लगा रहे हैं, उनका देश दूसरा है, हमारा देश दूसरा है। ग्रीनवेले सरकार के पतन के बाद प्रधानमंत्री राकी घम ने व्यापक जनविरोध को देखते हुए कुछ झुकना उचित समझा। 1766 में स्टाम्प एक्ट को तो रद्द कर दिया, किंतु एक अन्य एक्ट पारित कर दिया। इसको राकी घम की घोषणा अधिनियम भी कहा जाता है। इसके संबंध में कर लगाने का अधिकार अमेरिकी उपनिवेशों में ब्रिटिश संसद को है, जबकि इस चीज़ का तो विरोध पहले से ही हो रहा था। इस घोषणा की अमेरिका में तीव्र आलोचना हुई। इसे भड़काने वाला कदम बताया। लेकिन इसके बाद एक और टाउनशेंड योजना आई, वो और भी ज़्यादा भड़काने वाली थी, जो कि विलियम पिट की सरकार में वित्त मंत्री था। टाउनशेंड ने विचार किया उपनिवेशवासी आंतरिक करों का तो विरोध कर ही रहे हैं, इसलिए उनको तो हटा दिया जाए, लेकिन बाहर एक्साइज ड्यूटी जिस तरह से उनको लगा दिया जाए। किंतु बाहरी विरोध के बाद वो कर भी ये आसानी से लगा नहीं पाए। 5 मार्च 1770 को एक क्रुद्ध जनसमूह या विरोधियों की भीड़ ने बोस्टन के अंदर कुछ जो स्थानीय नागरिक थे उनके साथ झगड़ा हो गया और इसे 5 मार्च 1770 को जो ये टकराव हुआ जिसमें 5 व्यक्ति मारे गए, इसे बोस्टन हत्याकांड कहा जाता है। इसे बोस्टन हत्याकांड कहा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप 1770 ईस्वी में टाउनशेंड करों को समाप्त कर दिया गया। किंतु चाय पर नाम मात्र का कर रखा गया, लेकिन चाय का जो कर था इसको भी वो सहन नहीं कर रहे थे। कौन? उपनिवेशवासी। विरोध का स्वर मैसाचुसेट्स में कुछ ज़्यादा ही उग्र था। 16 दिसंबर 1773 की रात्रि में सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में कुछ उपनिवेशवासी कुलियों के भेष में मैसाचुसेट्स के बोस्टन बंदरगाह पर खड़े ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों पर चढ़ गए। चाय की 340 पेटियां समुद्र में फेंक दी गई। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है। शाही जहाज गास्पी को समुद्र में
शाही जहाज उसको जला दिया। इस घटना ने इंग्लैंड व उपनिवेशियों के बीच में विरोध के तगड़े बिंदु खड़े कर दिए। सम्राट जॉर्ज तृतीय व प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और उपनिवेशों में दमनकारी अधिनियम लागू किए। मैसाचुसेट्स को सजा दी गई पूरे शहर को, और इसके लिए ब्रिटिश संसद ने 5 अधिनियम क्या पारित किए। बोस्टन के बंदरगाह को तब तक के लिए बंद कर दिया गया जब तक कि नष्ट की क्षतिपूर्ति न दे। बोस्टन मैसाचुसेट्स का स्थानीय प्रशासन भंग कर दिया गया। हत्या संबंधी विवाद इंग्लैंड व अन्य उपनिवेशों को स्थानांतरित कर दिया गया। मैसाचुसेट्स की सेना शहर में सेना रखना ही अवैध घोषित कर दिया। सैनिकों की अमानवीय व्यवस्था का भार स्थानीय अधिकारियों पर डाला और कनाडा के कैथोलिकों को धर्म स्वतंत्रता का आश्वासन दिया कि उबेक की सीमा ओहियो नदी तक बढ़ा दी। ये कानून तो पास कर दिए, लेकिन अमेरिका के अंदर इसने आग में घी का काम किया। 5 सितंबर 1774 को जो 13 कॉलोनियां थी, उपनिवेश थी, इसमें जॉर्जिया को छोड़कर सबके सदस्य इकट्ठे होकर फिलाडेल्फिया में एक अधिवेशन किया, जिसे प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस कहा गया। इसमें पूर्ण स्वतंत्रता के बजाय प्रतिनिधियों ने आंतरिक मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। 1765 ईस्वी के बाद उपनिवेशों के बारे में बने समस्त कानूनों को रद्द करने की बात कही गई, लेकिन जॉर्ज तृतीय ने उनके निवेदन को अस्वीकार कर दिया, स्वीकार नहीं किया। मैसाचुसेट्स में स्थिति गंभीर हुई और 19 अप्रैल 1775 को लेक्सिंगटन में अंग्रेज सैनिकों व उपनिवेशवासियों के बीच एक झड़प हो गई, जिसमें 8 स्वयंसेवक मारे गए सेना के सामने। कॉनकॉर्ड से लौटती अंग्रेजी सेना को बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों ने टक्कर लेनी पड़ी। यहाँ भी सेना को कॉनकॉर्ड में भी लड़ाई करनी पड़ी। 19 अप्रैल 1775 के लेक्सिंगटन घटना को अमेरिका स्वाधीनता संग्राम का सूत्रपात माना जाता है। कहते हैं यहाँ से एक क्रांति शुरू हुई थी। अगस्त 75 में जॉर्ज तृतीय ने उपनिवेशों को विद्रोही घोषित कर दिया और इस गंभीर माहौल में 10 मई 1775 को फिलाडेल्फिया में उपनिवेशवासियों ने दूसरी महाद्वीपीय कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया। बोस्टन का एक धनी व्यापारी व कुख्यात तस्कर जैन हैनकॉक ने इसकी अध्यक्षता की, लेकिन इसमें और बड़े विद्वान थे। टॉमस जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉर्ज वाशिंगटन प्रमुख व्यक्तियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। कांग्रेस के इसी अधिवेशन में जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी सेनाओं का प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया और कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया कि दास्ता में जीने से बेहतर है कि स्वतंत्रता के लिए प्राण दे दिए जाए। जून 1776 तक शाही सेना का पक्ष अत्यधिक मजबूत रहा। अब उपनिवेशवासियों को विदेशी सहायता की आवश्यकता हुई। 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया में आयोजित अधिवेशन में उपनिवेशवासियों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। ये एक बड़ी घोषणा है। 4 जुलाई 1776 को इंग्लैंड से संबंध विच्छेद कर लिया। स्वतंत्रता की घोषणा पत्र को थॉमस जेफरसन, जॉन एडम्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन और रोजर सरमन और रॉबर्ट लिविंगस्टन की समिति ने तैयार किया था। घोषणा पत्र में दृढ़तापूर्वक यह कहा गया कि ईश्वर ने सब मनुष्यों को समान बनाया है। ईश्वर ने केवल अंग्रेजों को ही नहीं, समस्त व्यक्तियों को कुछ अहस्तांतरणीय अधिकार जैसे जीवन, स्वतंत्रता, सुख के लिए प्रयास आदि सम्मिलित हैं, प्रदत्त किए हैं। अब हम स्वतंत्र राज्य के निवासी हैं। 1776 में बंकर हिल की लड़ाई में शाही सेना ने जॉर्ज वाशिंगटन को पराजय तो हुआ, लेकिन उपनिवेशवासियों के हौसले पस्त नहीं हुए। फिलाडेल्फिया पर शाही सेना का अधिकार भी हो गया, किंतु अक्टूबर 1777 में सारागोटा नामक स्थान पर जॉर्ज वाशिंगटन ने अंग्रेज सेना को घेर कर परास्त कर दिया। ये उपनिवेशवासियों की बड़ी सफलता थी। यह उपनिवेशवासियों की प्रथम महान विजय थी और स्वतंत्रता संग्राम की इसने दिशा ही बदल दी। फ्रांस सप्तवर्षीय युद्ध में
इंग्लैंड से पराजित हुआ था, इसलिए उसने भी सोचा कि अब बदला लेने का उचित मौका है। वह इन घटनाओं को बड़ा नजदीक से नजर बनाए हुए देख रहा था। अतः उसने सारागोटा विजय के बाद उपनिवेशवासियों के सक्रिय समर्थन में आने का निर्णय लिया। 1778 ईस्वी में वह यानी फ्रांस युद्ध में कूद पड़ा। 1779 में स्पेन, 1780 में हॉलैंड भी उपनिवेशवासियों के पक्ष में आ गया। अब युद्ध का नक्शा ही बदल गया। नौसेना युद्ध में स्पेन, हॉलैंड व फ्रांस ने उपनिवेशवासियों की कमजोरी की सफलतापूर्वक भरपाई की। कठिन संघर्ष के बाद 19 अक्टूबर 1781 को जॉर्ज वाशिंगटन की सेना ने यॉर्क टाउन में अंग्रेजी सेना को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश कर दिया। अभी नौसैनिक युद्ध चल रहा था, किंतु यॉर्क टाउन के समर्पण ने स्वतंत्रता संग्राम का निर्णय कर दिया। इसलिए इंग्लैंड का जो सेनापति था, प्रधान लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो फिर बाद में भारत का गवर्नर जनरल बना था, उसने आत्मसमर्पण कर दिया। उपनिवेशों की विजय हुई। सितंबर 1783 में पेरिस की संधि से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति हुई और संधि के द्वारा इंग्लैंड ने अमेरिका उपनिवेशों की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया और अमेरिका की क्रांति पूर्ण हुई। अमेरिका स्वतंत्र हुआ, वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हुई। ये पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श बन गया और अमेरिका की क्रांति से प्रभावित होकर फिर बाद में कुछ दिनों बाद में फ्रांस में भी क्रांति हुई और विश्व के अंदर अब क्रांतियों का दौर चलना शुरू हो गया। तो ये थी अमेरिका की सफल क्रांति। धन्यवाद।